1972 22 साल का एक यंग इंजीनियर मुंबई एयरपोर्ट से पॉकेट में केवल $8 लेकर के कनाडा के लिए फ्लाइट पकड़ता है। वो ना तो इंडिया से भाग रहा था, ना ही कोई लग्जरी चेज कर रहा था, बल्कि वो इंडिया से इसलिए जा रहा था क्योंकि उसके फादर ने उसको एक ब्रूटल और प्रैक्टिकल सच्चाई बताई थी। इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये सिर्फ केवल उनका ओपिनियन नहीं था, ये 1970s की इंडिया की रियलिटी थी। आगे चल करके वही लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन करता है, फॉरेन कंट्रीज में बड़ी कंपनीज खड़ी करता है। और ऐसे ही हज़ारों लोग इंडिया से माइग्रेट करते हैं उस टाइम पे, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 2026, सोशल ट्रेंड्स बोलते हैं कि इंडिया इज़ बूमिंग और न्यूज़ हेडलाइंस भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इंडिया बदल चुका है या फिर हम केवल एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले फेज में हैं। तो सोशल मीडिया की नॉइज से दूर देखते हैं डेटा क्या कह रहा है, देखते हैं कि आज इंडिया में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और देखते हैं कि क्या आज के टाइम पे इंडिया से माइग्रेट करना एक सही डिसीजन रहेगा। कंपेयर करते हैं 1972 से आज का इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक IT कंपनी में काम करता हूं और मेरे साथ कई सारे ऐसे कलीग्स भी हैं जो कि US या जर्मनी में जॉब कर चुके हैं और वापस से अभी वो इंडिया में आके काम कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ उनका भी ओपिनियन शेयर करूंगा बिना शुगर कोट किए। 1970s में इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो सोशलिस्ट बेस्ड थी, यानी कि हर चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। बिजनेस ओपन करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, यहाँ तक कि जो टेलीफोन की जो लाइन होती थी उसको भी लेने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता था। प्राइवेट इंटरप्राइजेस को डिस्करेज किया गया, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो 3% थी। इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 55 करोड़ और पर कैपिटा इनकम $114 था। साउथ कोरिया और इंडिया लगभग सेम लेवल पे थे, लेकिन साउथ कोरिया ने अपना मार्केट ओपन रखा और फास्ट फॉरवर्ड आज उनका पर कैपिटा इनकम $33,000 है और इंडिया का लगभग $3,000। तो ये एक मैसिव रिजल्ट है जब आप मार्केट को ओपन करके रखते हैं। डेफिनेटली इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बट इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आज इंडिया जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और माइट बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। इंडिया का मीडियन एज 28 ईयर है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग क्लास इंडिया में ही है। लेकिन पर कैपिटा इनकम वन ऑफ द लोवेस्ट है, इनइक्वालिटी है, बेसिक इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, पर केवल पर कैपिटा इनकम के ग्रो होने से कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। कैसे? इकोनॉमिक्स इस पॉइंट को, यानी कि इंडिया का जो अभी पर कैपिटा इनकम चल रहा है 3000 और वो जा रहा है $4,000 की तरफ, तो इस पॉइंट को बोलते हैं लेविस टर्निंग पॉइंट। यानी कि जब कोई भी कंट्री इस पॉइंट पे पहुंचती है तो वहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके अंदर रिस्क कैपेसिटी बढ़ती है। तो अगर वो फार्मिंग में है तो फार्मिंग को फैक्ट्री से कनेक्ट करते हैं या फिर वो ऑफिस वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर सभी लोग फार्मिंग से हट करके फैक्ट्रीज में जाएंगे या फिर ऑफिस में वर्क करेंगे तो फार्मिंग कौन करेगा? तो मैं आपको एक डेटा बता दूं कि US में 2% पॉपुलेशन भी फार्मर्स नहीं है, पर US दुनिया का टॉप फूड एक्सपोर्टर है। तो स्किल होने से और हाथ में पैसा आने से लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मशीनरीज का यूज़ करते हैं और सेम काम को कम टाइम में कम लोगों के साथ वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। और इंडिया में ये टर्निंग पॉइंट काफ़ी करीब है और ऑलरेडी कई सारे किस्से सुनने में आ रहे हैं। लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर स्टार्टअप कर रहे हैं। जापान, चाइना, कोरिया सब इस टर्निंग पॉइंट से गुजर चुके हैं और उनके यहाँ पे इकोनॉमी में बूम देखने को मिला है। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो धीरे धीरे चाइना से हट करके इंडिया की तरफ जा रहा है। बिजनेसेस अभी चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अपना रहा है अपने बिजनेस को रिस्क से बचाने के लिए, और ये कोई मिथ नहीं है, एक सिंपल सा कैलकुलेटेड प्लान है। कोई भी कंट्री चाइना पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करती है और इसीलिए आपको इस टाइम पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग सभी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या फिर ऑलरेडी कर रही थी, तो उनका प्रोडक्शन वो यहाँ पे इंक्रीज कर रही हैं। इंडिया का डिजिटल स्टैक इंप्रेसिव है। UPI, आधार और अकाउंट एग्रीगेटर
यूपीआई इंडिया का एडवांस इनोवेशन है, फ्री है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से यूपीआई के आने के बाद इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेसेस में, डिजिटल मार्केट में एक हैवी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जेमिनाई, चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स, इन सब फॉरेन कंपनीज ने भी इंडिया के लिए अपना पेमेंट सिस्टम चेंज किया और यूपीआई को अडॉप्ट किया और उसके बाद उनको भी वो बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो इन सब को देखते हुए कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दिखती है और कंपनीज जो है इंडिया में आती है। आधार इंडिया का एक इजी आइडेंटिफायर बन चुका है। मतलब जो पहले कई जगह पे अकाउंट ओपन कराने के लिए टाइम लगता था, लोगों को एक मीडिएटर की ज़रूरत होती थी, कोई ब्रोकर की ज़रूरत होती थी, अभी आधार की वजह से वो थोड़ा सा ईजी हो गया है और एक मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है और चीज़ें थोड़ी फास्ट हो गई हैं और ईजी हो गई हैं आधार की वजह से। अकाउंट एग्रीगेटर, ये टर्म थोड़ा सा फेमस नहीं है, पर शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है जो कि हमारे फाइनेंस और पेमेंट कैश फ्लो की हिस्ट्री को रखता है। तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस या कोई पर्सन अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो पहले के टाइम पे उसका डेटा देखा जाता था, उसके प्रॉपर्टीज़ देखी जाती थी कि वो लोन रीपे कर पाएगा कि नहीं। अभी के टाइम पे इस एंटिटी की वजह से कंपनीज आपका हिस्ट्री देखती हैं, बैंक आपका हिस्ट्री देखता है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को या फिर किसी इंसान को ईजिली लोन मिल जाता है और वो चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। और इन सब की वजह से ही इंडिया का जो ईज ऑफ बिजनेस का इंडेक्स था, जो कि पहले 100 के ऊपर हुआ करता था, अभी 64 पे आ चुका है। और इसके साथ साथ इससे ये भी फ़ायदा होता है कि इंडिया में जो इनफॉर्मल बिजनेसेस है वो बिना फोर्स किए हुए फॉर्मल बन जाते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, किसी को पेमेंट जो मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है, तो गवर्नमेंट इसे ईजिली ट्रैक कर सकती है और उसको उसका जीएसटी भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी बिजनेसेस हैं वो फॉर्मल होते हैं, वो प्रॉपर टैक्स भी पे करते हैं, जो कि इकोनॉमी में ऐड होता है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन की एज 29 से कम है, यानी कि लिटरेसी रेट भी ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से लोग अनस्किल्ड से स्किल्ड बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, जॉब माइग्रेशन, यानी कि लोग जो कम प्रोडक्टिविटी वाले वर्क करते थे अभी वो हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। यानी कि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन जो कि अभी भी एग्रीकल्चर में वर्क करती है, उसमें से एक बड़ा पॉपुलेशन मूव करेगा सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा और लोगों के भी इनकम पे पड़ेगा। एआई बूम की वजह से एजुकेशन और हेल्थ केयर में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एआई की वजह से एजुकेशन सस्ता हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो लोग एजुकेशन नहीं पा रहे थे उनको भी एजुकेशन मिलेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको इंडिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। इंडिया के वर्किंग क्लास का सेविंग भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप 1970s की बात करें, जहाँ पर कि ज़्यादातर घरों में एक आदमी कमाता था और बाकी के जो मेंबर्स होते थे उस पर डिपेंड होते थे, आज के टाइम पे वो चीज़ चेंज हो रही है। घर की जो महिलाएं हैं वो भी जॉब कर रही हैं या फिर वो भी बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। घर के ज़्यादा मेंबर्स वर्किंग हैं, जिसकी वजह से एक इंसान पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होने की वजह से लोग ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक नॉर्मल सिटीजन की लाइफ पे भी पड़ेगा। और ज़्यादा सेविंग होने की वजह से वो पैसा इन्वेस्ट करेगा और उससे भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वापस आते हैं उस 22 साल के इंजीनियर की कहानी पे जो कि 1972 में इंडिया छोड़ के गया था। उनका नाम है प्रेम वासा। और क्योंकि ये वीडियो उनकी कहानी के बारे में नहीं था, इसलिए मैंने शुरुआत में उनके बारे में नहीं बताया और मैंने उनके बारे में एक्चुअली बेन वासा जो कि उनके बेटे हैं उनके एक स्पीच में सुना था। और वो कहते हैं कि उनके पिता उस टाइम पे मजबूरी में इंडिया से बाहर गए थे और अभी उनके पिता कहते हैं कि इंडिया अभी चेंज हो चुका है और वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और शायद उस स्पीच से इंस्पायर होकर के मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मेरे ऑफिस में मेरे साथ भी कई लोग काम करते हैं जो कि यूएस या जर्मनी में जॉब कर चुके हैं और अभी वो इंडिया आए हुए हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फैमिली इशू था जिसकी वजह से उनको घर पे आना पड़ा। बट ज़्यादा लोगों से अगर मैंने एक्सपीरियंस पूछा उनका एक सिंपल सा कहना है कि अगर आपके प्रेफरेंसेस है, लाइफ स्टाइल, आप चाहते हो कि आपके सराउंड में जो भी लोग हैं वो आपको अच्छे सिविक सेंस वाले मिलें, आप एक ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हो, तो शायद फॉरेन कंट्री आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हैं। आप इस टाइम पे जितना सेविंग इंडिया में कर सकते हो, अगर आपके अंदर स्किल है, उतनी सेविंग आप फॉरेन में नहीं कर सकते हो क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त जो कि एक्चुअली गुजरात में रहता है, वो यूएस में जॉब करके वापस यहाँ पे इंडिया में आके अभी रह रहा है। गुजरात में ऑलरेडी कई सारे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो रहा है और वो यूएस से ज़्यादा यहाँ पे
सेविंग कर पा रहा है। यूएस में ऑलरेडी कई बार उसका ले ऑफ हो चुका था, जिसकी वजह से ऑलरेडी वहाँ पे वो परेशान था, तो उसको यहाँ पे ये चीज़ें बेटर लग रही हैं। तो आज चॉइस पहले की तरह एक तरफा नहीं है, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फॉरेन में जाके रह सकते हो और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इंडिया में भी रह सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास दोनों जगह की है। तो आपकी राय क्या है इंडिया के बारे में और इंडिया के फ्यूचर के बारे में, और इंडिया में क्या इशूज़ थे और वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से इंडिया ने अपने जो चेंजेस लाए? ये चीज़ें अगर आपको देखनी है तो ये चीज़ें मैंने कवर की हैं अपने हाउ कैपिटलिज्म सेव्ड इंडिया वाले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।